बाय बाय बाय। बहू इतनी आवाज क्यों कर रही है? जाकर देखती हूँ। जल्दी से शांति कुमारी अपनी बहू उमा के पास पहुँचती है, जो कि आधा शरीर उसका गाय का था, सिर्फ सर ही उसका इंसान का था। बाय बाय बाय। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? तू इतना चिल्ला क्यों रही है? कोई दिक्कत है क्या? भूख लगी है क्या? लेकिन शांति कुमारी की बहू उमा और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शांति कुमारी को डाउट हो जाता है, अरे कहीं बच्चा तो नहीं देने वाली है? वैसे भी बहू प्रेग्नेंट थी। हाँ, जरूर बच्चा देने वाली है। लेबर पेन उठा है, इसीलिए शायद वो ऐसा कर रही है। अब मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? मुझे तो पता नहीं है। अब बेटे को बुलाती हूँ। अरे लवकुश बेटा, लवकुश जल्दी आ बेटा, यहाँ देख। लवकुश अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से वहाँ पहुँचता है। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, लग रहा है बहू बच्चा देने वाली है। देखना झटपट कर रही है, कुछ करना बेटा। मैं क्या करूँ? अरे माँ, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना होगा। वो सामने टोकरी में घास रखी पड़ी है, बहू के सामने दे दे। हो सकता है थोड़ी बहुत घास खाकर उसे राहत मिले। और मैं कोशिश करती हूँ बच्चा निकालने का। फिर लोग कुछ सामने टोकरी में कुछ घास रखे हुए थे, वह घास लाकर उमा के मुंह के पास रख देते हुए कहता है, अरे उमा, ये लो घास खा लो, इसे शायद तुम्हें थोड़ी सी राहत मिले। लो खा लो। बहू जोर लगा, बच्चा भी बाहर आ जाएगा। बहू जोर लगा, बहू जोर लगा के हाईसा, जोर लगा के हाईसा। भाई भाई भाई। उमा दर्द के मारे झटपट झटपट कर रही थी और इधर उमा की सास बच्चे की बाहर आने का इंतजार कर रही थी। इधर लवकुश घास की टोकरी लिए उमा के मुंह के पास खड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता है कि बच्चा धीरे धीरे बाहर आने लगता है। उसकी सास काफी खुश हो जाती है और बच्चे को पकड़ लेती है और धीरे धीरे बाहर खींचती है। थोड़ा सा और बाहर बच्चा आ जाता है। शांति कुमारी बच्चे को पाकर काफी खुश हो जाती है। अरे बच्चा तो बाहर आ गया, यह तो इंसान का है। लेकिन बहू तो आधा इंसान आधा गाय है, यह कैसे ठीक होगी? बच्चा को दूध कौन पिलाएगी? आखिर उमा की ऐसी हालत कैसी होती है? उमा आधा इंसान आधा गाय कैसे बन जाती है? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। लवकुश और उमा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी के बाद उमा और लवकुश दोनों घर आ जाते हैं। अरे माँ। बेटे लवकुश की आवाज सुन शांति कुमारी बाहर आती है। अरे बेटा लवकुश आ गया। बेटा यह किसे साथ लेकर आए हो? यह कौन है? अरे माँ, मैं उमा से प्यार करता था, इसीलिए हम दोनों ने आज मंदिर में शादी कर ली है। अरे बेटा ऐसे ना बोल, शादी करके लेकर आ गया, पर इसके घर वालों को काफी चिंता होगी, उन्हें तो बता देना चाहिए था। नहीं माँ, उमा के घर में और कोई नहीं है, बस यह अकेली है। क्या उसके घर में कोई नहीं है? अरे नहीं बेटी, ऐसा मत सोचना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से घर के अंदर चलो, बाहर क्यों रुके हुए हो? आओ। फिर शांति कुमारी उमा और लवकुश को घर के अंदर लेकर जाती है। शादी की दूसरी सुबह शांति कुमारी कमरे में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर उमा आती है। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? बहू बैठो, मैं चाय बना रही थी। 2 मिनट बैठो, अभी हो जाएगा। माँ जी, आपकी बहू होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगे? आप उठिए और यहाँ बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। देखिए कितना अच्छा चाय बनाती हूँ, एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। क्या ऐसी बात है? तो तुम ही बनाओ चाय, मैं देखती हूँ कितना टेस्टी बनाती हूँ चाय। फिर शांति कुमारी दूसरे कमरे में चली जाती है और उमा चाय बनाने लगती है। कुछ ही समय में चाय बन जाता है। फिर उमा चाय लेकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, पीकर देखिए कितना टेस्टी बना है। अरे वाह बहू, कितना टेस्टी चाय बनाती हो। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ उमा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और उमा
काफी परेशान हो जाती है। उमा कमरे में ही बैठी थी, तभी वहाँ पर लवकुश आता है। अरे उमा, काफी परेशान नजर आ रही हो, क्या हुआ? लवकुश, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, यह तो खुशखबरी है। माँ दुर्गा की कृपा से तुम आज माँ बनने वाली हो। नहीं लवकुश, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। अभी मैं कुछ साल बच्चा नहीं लेने वाली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई, ये सब बच्चा मैं गिरा दूंगी। ये क्या कह रही हो उमा, बच्चा गिरा दोगी? यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता है, और माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? जिसको जो सोचना है सोचे, मैं यह बच्चा नहीं रखने वाली हूँ। तो तुमको जो अच्छा लगे सो करो, मैं काम पर जा रहा हूँ। यह कहकर लवकुश वहाँ से चला जाता है और इधर उमा, अरे लवकुश, तुम गुस्सा गए, नाराज हो गए, तुम 2 दिन में मान भी जाओगे, लेकिन अगर यह बच्चा आ गया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, आज ही मैं जाकर ये बच्चा गिरा दूंगी। शांति कुमारी बाहर खटिया पर बैठी हुई थी, तब इसकी बहू उमा घर से निकलती है। डॉक्टर के पास जाने के लिए शांति कुमारी यह देखकर पूछती है, अरे बहू, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे माँ जी, वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ, थोड़ी सी ऐसी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मैं भी चलूं क्या साथ में तेरे? अरे नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। उमा यह कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है। बहू को क्या हो गया अचानक? कहीं बहू प्रेग्नेंट तो नहीं है? शायद खुशखबरी है, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रही है दिखाने के लिए। उमा डॉक्टर के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। कुछ दूर आती है, उसे काफी भूख लग जाती है। अरे काफी जोर से भूख लगी है, इस गांव में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बैग में तो मैं केला रखी थी, वही केला निकाल कर खा लेती हूँ, जल्दी से भूख भी मर जाएगी। अभी तो काफी दूर भी चलना है। उमा अपने बैग के अंदर से एक केला निकालती है, केला छील कर खाने लगती है और खाने के बाद छिलका को दूर फेंक देती है। एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वह छिलका जाकर उस साधु बाबा के सिर पर ऊपर गिर पड़ता है, जिसे साधु बाबा की ध्यान टूट जाती है और साधु बाबा काफी गुस्सा में आ जाते हैं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ, मेरा ध्यान भंग किसने किया? कौन है? मेरे सामने आओ। उमा सामने आती है और साधु बाबा की ऐसी हालत देखकर हंसने लगती है। आप तो कॉमेडियन बन गए, आपके सिर पर ये छिलका जाके ऐसे बैठा है, लगता है आपकी टोपी बन गई है। दुष्ट लड़की, एक तो गलती करती है, ऊपर से हंसती भी है, मजाक उड़ाती है। मेरा मैं यहाँ ध्यान करने बैठा था और तुमने मेरा बरसों की तपस्या ऐसे ही चंद मिनटों में भंग कर दी। ऊपर से हंसती है, माफी मांगने की जगह। अरे ओ बाबा, आपको देखकर हंसी आ रही है तो मैं क्या करूं? हंसू नहीं तो क्या रोऊं? उस साधु बाबा को काफी तेज से गुस्सा आ जाता है। तेरी बुद्धि तो इस बैल से भी कई गुजरी है। जा लड़की, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरी तपस्या को चंद मिनट में भंग कर दिया, इतने ही दिनों की तपस्या मेरी खत्म कर दी। मुझे जितना समय लगेगा फिर से उसे तपस्या को हासिल करने में, उतना समय तक तू भी पछताएगी और तू एक गाय में बदल जाएगी। जिस प्रकार गाय होती है उसी प्रकार से तेरा सर तो तेरा रहेगा, लेकिन तेरी शरीर गाय में बदल जाएगी। जब तक तेरा बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक तू इस शराब से प्रभावित रहेगी। अरे साधु बाबा, यह क्या कह रहे हो? मजाक में कुछ भी कह रहे हो? यह क्या वो जमाना है कि तुम्हारा श्राप काम कर जाएगा? चलो और अब बहस नहीं करती, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तुम अपनी तपस्या करते रहो। तभी साधु बाबा का श्राप काम करने लगता है। उमा धीरे धीरे उमा का शरीर गाय में बदल जाता है, लेकिन सर उमा का ही रहता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बाबा। माफी?
कोई माफ़ी नहीं मिलेगी इस श्राप की, और जो मुंह से वाणी निकल जाती है वह लौट कर नहीं आती है। उसी प्रकार यह श्राप तभी टूटेगा जब तेरा बच्चा पैदा होगा। अब तू जा अपने घर और इंतजार कर अपने बच्चे के पैदा होने का। उमा का दूसरा कोई चारा नहीं रहता है, वह लौटकर अपने घर की ओर चल देती है। उमा अपने घर लौट आती है। उमा का शरीर गाय का बन चुका था, लेकिन सिर्फ सर ही इंसान का था। वह जोर जोर से आवाज लगाती है, बाय, बाय, बाय। अरे कौन गाय आ गया हमारे घर? जाकर देखती हूँ, गलती से यहाँ घुस गया, भगाना पड़ेगा। शांति कुमारी जल्दी से उस गाय को भगाने के लिए आती है और देखकर सॉफ्ट हो जाती है। अरे उमा बहू, ये क्या हो गया? तुम्हारा सर तो है, बाकी शरीर कहाँ गया? और ये गाय, यह सब कैसे हो गया बहू? उमा बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से और इंसानी आवाज नहीं निकलती है। गाय की भाषा में ही वह अब बोल पाती है। अरे ये क्या हो गया? लौकुश बेटा, जल्दी आ बेटा, देख बहू को क्या हो गया। लौकुश दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच अपनी माँ की आवाज सुनकर वह भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे उमा, यह क्या हो गया? तुम्हारा सर तो है, धड़ कहाँ गया? अरे वही बेटा, बोल भी नहीं पाती, गाय की भाषा में बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका शरीर कहाँ गया और ये आधी गाय कैसे बन गई बेटा? उमा की सास और उसका पति काफी परेशान हो जाते हैं उमा की ऐसी दशा देखकर, लेकिन उसके हाथ में और कुछ नहीं था यह एक्सेप्ट करने के सिवाय। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अरे बेटा लवकुश, बहू को घास खिलाए कि नहीं? दे दे, काफी भूखी होगी। अरे माँ, वही तो खिला रहा हूँ। अरे उमा, खा लो, थोड़ा घास खा लो, भूखी होगी। अब उमा का दिल घास खा खा के ही दिन बीतता है और इंतजार करती है बच्चा पैदा होने का, क्योंकि उसे पता था बच्चा पैदा होने के बाद ही यह श्राप टूट सकता है। वर्तमान समय बच्चा पैदा हो चुका था। इस बच्चे के आने से उमा की सास और उसका पति दोनों काफी खुश थे और उमा इंतजार में थी उसके श्राप टूटने का। अरे अब तो मेरा बच्चा भी पैदा हो गया, अब तो यह श्राप हटा दो साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब तो मुझे माफ कर दो, मुझे अपने रूप में घुमा दो। फिर देखते ही देखते उमा कुछ समय में अपने असली रूप में आ जाती है। अरे माँ, उमा माँ। हाँ बेटा, वह गाय है, क्या करेंगी अब बता। नहीं माँ, वो असली रूप में आ गई, देखो। अरे उमा बहू, तुम असली रूप में आ गई? क्या हुआ था बहू, तुम कैसे बन गई थी गाय? फिर उमा अपनी सारी कहानी अपनी सास और पति को बताती है और उसे अपने करने पर पश्चाताप होता है। अब उमा अपने बच्चे, सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मीना, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। भाभी, हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। अरे ये गांव है गांव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम तो लकी हो कि पापा ने टॉयलेट बनवाया हुआ है। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है? मीना का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वह हंसते हुए कहती है, अरे भाभी, आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो। गाँव की सभी औरतें इसी स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी, कोई ऑप्शन तो नहीं है? तो फिर चलो। माही अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब में कूद जाती है। गांव की औरतें थी, उसे देखकर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, ये क्या बहादुर जी की बहू है? ये क्या पहनकर नहा रही है? मीरा भाभी, इस शहर के चोचले हैं, तुम ना ही समझोगे। अरे भाई, नहाने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे, तुम लोग ने भी तो नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं। मीना, बहुत मजा आ रहा है, तालाब
तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। मुझे भी नहाना है भाभी, मैं आती हूँ। मीना नहाने की तैयारी करने लगती है और बाकी गांव की औरतें की तरह अपने शरीर पर एक एक कपड़ा बांध देती है। एक क्या, तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है क्या? मेरे बैग में एक और कॉस्ट्यूम रखा है, तू उसे पहन कर आ जा। छी छी छी, मैं यह नहीं पहन सकती भाभी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। कमाल है, तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। वाह, तुम गांव वाले। पांडे साहब का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गांव में नहाती हुई औरतों को देख रहा था। क्या बात है, लगता है हम लोग प्रवेश में पहुंच गए हैं। सामने परियां नहा रही हैं। दीपक बाबू, यह लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है? बहादुर जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब भी शहरी तड़का। मीना, वह लोग कौन है? मुझे लग रहा है कि वह हम दोनों के वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, यह तो रोज की बात है। यह बहादुर का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। कल उसका नशा उतार लूंगी। अगले दिन फिर सारी औरतें तालाब पर नहाने के लिए जाती हैं। दीपक पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, यह औरतों की नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी जी चलते हैं, बेकार की किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद। इसने अगर मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। मीना माही को खींचते हुए उसे ले जाती है। भाभी, वे लोग बहुत खतरनाक हैं, उनसे मत उलझिए। जया भाभी ने इनसे उलझने की कोशिश की थी तो उन्होंने उन्हें बर्बाद कर दिया था। मुझे सच सच बता, क्या हुआ था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई न कोई बात तो जरूर है। भाभी, हम गांव की औरतें हैं। जब भी यहाँ पर औरतें नहाने आती तो दीपक और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते हैं। जया भाभी ने इसकी शिकायत सरपंच जी से कर दी। सरपंच जी, हम गांव की बहू बेटियां हैं। पांडे साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है। हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। सरपंच जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे एमएमएस बनाए और दीपक ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख जया, कल जब पंचायत में मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को, हम लोगों को औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना यह सारे वीडियो वायरल कर दूंगा। कहीं की मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को माही अकेले नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। यह देखकर दीपक उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जलपरी लग रही हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको मेरी स्विमिंग सूट पहनना होगा, फिर मिलकर स्विमिंग करेंगे। ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। दीपक माही का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही मीना उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। दीपक भैया, औरतों की स्विमिंग सूट पहनकर आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अब यह फोटो तो हम वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है मीना। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। गाँव की औरतें सरपंच के साथ बाहर निकल आती हैं। क्या हुआ दीपक बाबू, आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं। चलिए ना, मेरी फोटो लीजिए और एमएमएस नहीं बनाएंगे। मीना, जरा यहाँ दीपक बाबू को एमएमएस बनाने में मदद तो कर। मीना तालाब के किनारे रखे दीपक का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए एमएमएस और गांव की औरतों के नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ दीपक, तुम्हें क्या सजा दी जाए? सरपंच जी, इसकी सजा यह है कि आज सबके सामने
आज इसके माँ की एमएमएस बनाना होगा, तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अपने फोटो से खींची गई फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी बाधा नहीं पड़ती।